बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं तो रेडी बैठा हूँ। आज का जो बस टॉपिक है वो है डेरिवेटिव्स। अच्छा, तो हो डेरिवेटिव अच्छा। बेसिकली क्या है? डेरिवेटिव जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी अपनी वैल्यू जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है उस एसेट के ऊपर जिसके ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट इशूड है। ठीक है, या उसकी वैल्यू अपनी कोई नहीं होती, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है उस एक किसी और एसेट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी कॉमन एग्जांपल है, लेट्स सपोज आप गोल्ड बाय करना चाहते हैं 3 महीने के बाद। तो गोल्ड आपका क्या है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट। गोल्ड खरीदना आपका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अंडरलाइंग एसेट कौन सा है? गोल्ड। इसको बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट, जिसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ। तो अगर गोल्ड की कीमत कम या ज्यादा होगी तो उसकी वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत कम या ज्यादा होगी। अगर और यही इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है, ड्राइव होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। किसकी वजह से? अंडरलाइंग एसेट के ऊपर, जिसकी एग्जांपल हमने अभी दी है, गोल्ड की। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं: फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, स्वाप्स, ऑप्शंस, और इसके अलावा एग्जॉटिक ऑप्शंस भी होती हैं। लेकिन ये जो चार हैं ये ब्रॉड टाइप्स है: फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वाप्स और ऑप्शंस। सर अभी भी एक फिर वो सवाल है। कहते, हाँ बेटा। सर डेरिवेटिव अभी भी मतलब समझ नहीं आया है कि मतलब एक समझ रहा है डिराइव हो रहा है किसी चीज से। मतलब हमने बात करी कि द वैल्यू ऑफ अ डेरिवेटिव इज डिपेंडेंट ऑन द अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। तो डेरिवेटिव है क्या मतलब बेसिकली? कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल। यस। जो टू टू बाय और टू सेल, जो चीज जिसको बायर सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज होगी तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू चेंज होगी। तो मतलब और बेसिकली उसी उस मतलब सर इसकी जरूरत क्या पड़ी? मतलब एसेट अगर एक चीज एक्सिस्ट करती है तो उसके ऊपर उसके कॉन्ट्रैक्ट बनाने की क्या जरूरत है? एसेट तो आज एग्जिस्ट कर रहा है ना, बाय और सेल, आज की डेट में या आगे जाके। अगर आप आज जब मर्जी खरीदो, 3 महीने बाद जाके डॉलर खरीदो, लेकिन मसला तो ये है कि फ्लक्चुएशन हो रही हुई तो आप फंस जाएंगे। तो हम तो बेसिक फ्लक्चुएशन डेरिवेटिव। से बचने के तो आज रेट आज तय कर लेते हैं, प्राइस आज तय कर लेते हैं, टाइम आज तय कर लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? फ्लक्चुएशन बच जाता है। इसलिए तो ये वाली स्लाइड में यही है कि एम इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या है कि आप अपना रिस्क ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। ये इसीलिए डेरिवेटिव्स का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं आप। ठीक है। आप किसी भी चीज पे कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, स्टॉक्स के ऊपर ले सकते हो, करेंसी के ऊपर, लोन्स के ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर, इंटरेस्ट रेट, इवन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, इंश्योरेंस वगैरह, इन सब के ऊपर भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। और जितनी भी ज्यादातर जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती, कई ट्रांजेक्शन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स एम्बेडेड आ रहे होते हैं। इसी के साथ जो रियल ऑप्शन अप्रोच है, जो कि प्रोजेक्ट इवेल्युएशन में इस्तेमाल होती है, उनमें ये डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स या डेरिवेटिव्स एम्बेडेड आ रहे होते हैं। और वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हैं और वाइडली एक्सेप्टेबल भी। अच्छा, दो तरह से ट्रेड होता है। एक तो इनकी अपनी एक्सचेंज है, जिसका एक तरह की एक्सचेंज का नाम है सीबीओ, शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज। दूसरी होती है एक्सचेंज में क्या होता है कि पार्टी ए और पार्टी बी दोनों किसके थ्रू मिल रहे होते हैं? एक्सचेंज के थ्रू मिल रहे होते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन होती है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर में क्या होता है? डायरेक्टली पार्टीज आपस में ट्रांजेक्शन कर रही है, जैसे बैंक्स हो गए, फंड मैनेजर्स हो गए। ये ऑफ सेटिंग में, मार्केट नहीं है, विदाउट मार्केट, विदाउट एक्सचेंज, आपस में जो ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, दिस इज नोन एज ओवर द काउंटर मार्केट। अच्छा, 2008 से पहले पहले अनरेगुलेटेड थी। अनरेगुलेटेड का मतलब है कोई देखने वाला नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं थी, जैसे मर्जी चल रहा था, चल रहा था। बैंक्स आपस में खुद एक्ट कर रहे थे मार्केट मेकर्स के तौर पे, वो बिड्स भी दे रहे थे, वो ऑफर्स भी दे रहे थे। और कुछ ट्रांजैक्शन थी जो काउंटर पार्टी से क्लियर होती थी, लेकिन उसकी वजह से 2008 के बाद से इट बिकेम स्ट्रांगली रेगुलेटेड। उसकी मकसद क्या था? कि सिस्टमेटिक रिस्क को रिड्यूस किया जाए और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया जाए। तो अब क्या हो गया? अब जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो एक सेंट्रल रिपोजिटरी के थ्रू रिपोर्ट भी करनी है, आपको सेव भी करनी है। जितनी ट्रांजैक्शन आ रही हैं उनके चैनल्स आइडेंटिफाई हो गए, उसके बगैर ट्रांजैक्शन नहीं होती। जिसमें एग्जांपल एक सबसे बड़ी देख लो, लीमैन बैंकरप्सी की। सबसे 2008 का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, अफेक्ट ही था। जब ये वो बैंकरप्ट हो तो रहा था तो इसकी तकरीबन 8000 काउंटर पार्टी ट्रांजेक्शन थी जो कि आउटस्टैंड कर रही थी एट द टाइम व्हेन इट डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी, सर इसमें व्हिच जब ये वाज हुआ द चैलेंज इटसेल्फ। जी सॉरी। ये सर ये बैंक्रप्सी जब हुई थी तो इसमें जो मेजर बैंक्स थे उनको तो बेल आउट मिल गया था, राइट?
तो बेल आउट के अंदर उनकी जो भी आउटस्टैंडिंग डेट्स थी या ऑब्लिगेशन थी वो गवर्नमेंट मीट करती है क्या? फेडरल विंडो का मतलब ही ये था कि भाई बैंक को डूबने से बचाओ, क्योंकि लोगों के डिपॉजिट्स पड़े हैं, और यूएस में डिपॉजिट्स जो होते हैं प्रोटेक्टेड होते हैं, इंश्योर्ड होते हैं, तो इसकी वजह से दे हैड टू स्टेप इन। बट जब अब आपकी पाकिस्तान ट्रांजेक्शन पूरी नहीं हो रही। जी सॉरी। पाकिस्तान में तो सिर्फ 5 लाख रुपए तक है ना इंश्योर्ड। वो तो देखो ना, डिपेंड अपॉन सिस्टम होता है ना। आप यहाँ पे 100 करोड़ की अपनी इंश्योरेंस करा लो इफ यू वांट टू। बट वो ये होता हम्म। है ना कि सिस्टम में उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या सिस्टम के प्रोसेसेस क्या है, क्या इज इट एज इजी टू मैनिपुलेट द सिस्टम एज एनीथिंग। तो तब ऑब्वियसली जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा रखना पड़ता है। हमारे पास ड्यू डिलीजेंस बहुत है बिफोर एक्सेप्टिंग और ट्रांसफरिंग एनी लोन्स और एवरीथिंग एल्स। इस वजह से हमारे सिस्टम थोड़े से ज्यादा रोबस्ट हैं कंपेयर टू देम। सर ओटीसी एक मरतबा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज, ओवर द काउंटर ओवर वाला द और। काउंटर मार्केट्स, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, ओवर द काउंटर मार्केट जिसमें डायरेक्टली आप ट्रेड कर रहे होते हैं, बीच में कोई पार्टी नहीं है, दोनों पार्टीज डायरेक्टली एक दूसरे से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ऑफसेटिंग के अंदर। ठीक है। ठीक। थैंक यू ठीक है। सर। अच्छा, हम क्या कह रहे थे? हम डेरिवेटिव्स की बस आ रहे थे कि यूज किस तरह कर रहे थे इसको। uh, एक सेकंड यार, मेरे तो वो सोच हम के लीमन वो कर रहा था, इससे ब्रेन से पहले निकल हम लीमन पे थे, इससे पहले बस लीमन को हमने कवर किया था कि लीमन की बैंक्रप्सी हुई थी और फिर मैंने अंदर सवाल करने का कीड़ा काटा था। गया। कोई मसला नहीं है। अच्छा। ओके। अच्छा, अब चल कह रहे डेरिवेटिव्स यूज क्यों हो रहे हैं। अच्छा, सबसे मकसद तो है जो रिस्क का। कॉमन एग्जांपल एक छोटी सी ले लेते हैं। लेट्स सपोज एक रेस्टोरेंट ओनर है, और ही है इट्स अ चाइनीज रेस्टोरेंट, तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ राइस फॉर ऑल ऑफ इट्स डिशेस। एक फार्मर डेफिनेटली। है जो कि वो राइस प्रोड्यूसर है। दोनों का एक ही मसला है कि भाई इसको इसको अगले साल की प्लानिंग के लिए देख रहा है प्राइसेस क्या होंगी, और इसको जब फसल आएगी तो इसको मार्केट में बेचना है, उसकी प्राइसेस की फिक्र है। और दोनों कहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि प्राइस होगी क्या। ही इज वरिड दैट प्राइस डज नॉट गो अप, और ये वरिड है कि प्राइस कम ना हो जाए बेचने के टाइम पे। तो बोथ ऑफ देम एट आर एट अ रिस्क। तो ये अपना रिस्क कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? लेट्स अज्यूम द बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू सेल और बाय राइस फॉर द नेक्स्ट होल ईयर आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं अच्छा ऐसा करते हैं, 3 महीने बाद ना तुम्हें राइस चाहिए, मुझे राइस बेचने, तो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आज ही प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। प्राइस भी डिसाइड कर लेते हैं, प्लेस भी डिसाइड कर लेते हैं, डिलीवरी का मोड भी डिसाइड कर लेते हैं, और इन सबको एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेते हैं, और दिस बिकम्स आवर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि जी $100 का राइस सेल करेंगे पर टन, 3 महीने के बाद फिजिकल डिलीवरी हम करेंगे, और ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब हुआ क्या, 2 महीने गुजरे। 2 महीने के बाद मार्केट की जो प्राइस है चावलों की वो हो गई थी $120। मार्केट में कीमत चल रही थी $120 पर टन। किसको फायदा हो रहा था, राइस वाले बायर को या राइस वाले सेलर को? फार्मर को फायदा हो रहा था या रेस्टोरेंट वाले को फायदा हो रहा था? तो अगर आप देखें नंबर के हिसाब से, तो $120 मार्केट की कीमत चल रही है, मार्केट में कीमत बढ़ती जा रही है। रेस्टोरेंट वाला खुश हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से ये राइस उसको $100 का मिल सकता है, जबकि मार्केट की प्राइस क्या चल रही है इस वक्त, 120। फार्मर परेशान हो रहा है कि जो चीज मार्केट में 120 की बिक सकती थी वो उसको अब $100 में सेल करने पड़ेगी 1 महीने के बाद, क्योंकि 2 महीने हुए अभी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में, 1 महीना पड़ा हुआ। लेट्स सपोज 3 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स बाद मार्केट की कीमत हो गई 90 $90। अब क्या हो गया, दोनों ने क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो दोनों बाउंड है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, बायर भी और सेलर भी। राइस जो रेस्टोरेंट वाला है इसको $100 में कॉन्ट्रैक्ट बाय करना पड़ेगा चावल का, जबकि मार्केट की कीमत 90 चल रही है। फार्मर जो है, जो कि चीज मार्केट में 90 की बिकनी थी, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कितने की बेचेगा, 100 की बेचेगा। तो फार्मर को $10 का फायदा हो रहा है, और रेस्टोरेंट ओनर को $10 का नुकसान हो रहा है। दोनों का अगर नुकसान का सम देखो तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसीलिए हम डेरिवेटिव्स को कहते हैं कि डेरिवेटिव्स आर जीरो सम गेम। एक ओ, का नफा दूसरे का एग्जैक्ट लॉस होता है। नेट नेट ठीक। जीरो होगा।
नेट जीरो होता है। सर एक सवाल है। अच्छा। जी। हमने पढ़ा कि डेरिवेटिव इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट whose value is dependent on an underlying asset, right? मतलब हाँ। the value v of a derivative is dependent on the value of the asset. बट हम इसमें ये भी इस पर हमें तो इसमें प्राइस तो हम फिक्स कर देते हैं ना एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम्म। हाउ इज द प्राइस डिपेंडेंट नाउ? या तो अभी देखो ये $10 की प्राइस कहाँ से निकली, क्या चेंज हुआ है तो $10 इसको फायदा हुआ, इसको नुकसान हुआ। सर मार्केट प्राइजेस डाउन गई, मार्केट मार्केट प्राइस डाउन। मार्केट मार्केट प्राइस डाउन गई। जिस एसेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है जब उसकी प्राइस चेंज हुई है तो लॉस या गेन हुआ। और अंडरलाइंग एसेट क्या था, राइस। चावल, चावल बासमती की राइस। कीमत कम, चावल की कीमत ज्यादा और कम होने से इसको $10 नफा या इसको $10 का नुकसान हो रहा गॉट है। इट तो सर। एसिड की प्राइस चेंज करने से, अंडरलाइंग एसिड जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी प्राइस चेंज करने से आपके कॉन्ट्रैक्ट में गेन या लॉस होता है। गॉट इट अच्छा, सर। इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया ना, इन्होंने किया टू हेज रिस्क, एक दूसरे का रिस्क मिटिगेट करने के लिए किया है। अच्छा, कुछ और तरीके भी हैं भाई। आप स्पेकुलेटर हैं, आपको लग रहा है यार डॉलर ऊपर जाएगा या डॉलर नीचे आएगा या गोल्ड ऊपर जाएगा गोल्ड नीचे आएगा, आपका ना गोल्ड से लेना देना है ना डॉलर की कोई ट्रांजैक्शन आपको करनी है। तो आप मार्केट में क्यों घुसे हुए हैं, आप स्पेकुलेटर के तौर पे घुसे हुए हैं। अच्छा यार, इधर फायदा नजर आ रहा है इधर कर लेते हैं, इधर फायदा नजर आ रहा है इधर कर लेते हैं। बेसिक लेवरेज लगा तीसरा, के, सॉरी, मतलब लेवरेज यूज करके ना, टू इंक्रीज अवर लेवरेज रिवॉर्ड। तो नहीं नहीं यार बेटा, लेवरेज जो होती है वो तो पोजीशन को मैग्नीफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेवरेज से आपकी पोजीशन बड़ी या छोटी हो सकती है, कर्जा है ना। लेकिन आपका यस। स्पेकुलेशन तो इज अ फ्रेम ऑफ माइंड जिसके थ्रू मैं आया भाई। मैंने ऑयल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लिया ना, मैंने ऑयल बाय करना ना, इतनी बड़ी क्वांटिटी है, बस मुझे पता है कि इसमें प्राइस अप जाएगी तो मैंने मुनाफे के लिए लेके रख लिया बस। मैं स्पेकुलेटर हूँ, मेरा बिजनेस में कोई रोल नहीं है, मेरा कोई रिस्क मिटिगेट नहीं हो रहा, बट मुझे लग रहा है इसमें फायदा होगा तो मैंने लेके रख लिया। ठीक है। ओके अच्छा, सर। अब होता होता क्या है कि जब प्राइसेस चेंज हो रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको अगर स्पेकुलेट करें तो हम इसको कहते हैं आर्बिट्राज प्रॉफिट। कोई चीज अभी सस्ती मिल रही है, फ्यूचर में आप इसका कॉन्ट्रैक्ट कर लें महंगी प्राइस पे बेचने का, तो आपका प्रॉफिट जो होता है वो लॉक हो जाता है। और इस प्रॉफिट में कोई रिस्क भी नहीं है, आपको पता होता है कि यार इतना तो अब मेरा कंफर्म प्रॉफिट होगा ही होगा। क्यों, जिस प्राइस में बेचना है वो भी लॉक है, जिस पे आज मिल रहा था खरीद के रख लिया। अब आपको पता है कि 3 महीने इंतजार है, 3 महीने बाद आपको कंफर्म प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज नोन एज रिस्कलेस प्रॉफिट और इसको कहते हैं आर्बिट्राज प्रॉफिट। अच्छा, डेरिवेटिव्स होता है लाइबिलिटी की नेचर चेंज करने के लिए। अभी इसको थोड़ा सा आगे जाके हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। और एक किस्म का ये इन्वेस्टमेंट के तौर भी आता है। आपने बाय करके रख लिया, अपने पोर्टफोलियो को हेज करके रख लिया है, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि इट इट एक्ट्स एज एन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट की नेचर कैसे चेंज हो सकती है, आप एग्जांपल आगे आ रही है, दो आ रही है, उन दोनों से करके अभी बताता हूँ। सर आर्बिट्राज का अच्छा, तो क्या है? फॉर riskless profit, without taking any risk you are earning profit। सर रिस्क क्यों नहीं है इसमें? प्राइस लॉक्ड है ना, कीमत जिस पे बेचना है या खरीदना है वो लॉक हो गई है ना। आज आपको ₹50 की चीज मिल रही है, मार्केट में 3 महीने बाद 70 की बिक जाएगी। तो आपने अगर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है तो आपको कंफर्म पता है आपको कितने का फायदा होगा, $20 का। तो अगर आप आज 50 की लेके रख लें, आप 70 में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो आपका प्रॉफिट लॉक हो गया $20। अब इसमें कोई ओके रिस्क नहीं है, 20 तो मिलेगा ही मिलेगा। डेफिनेटली। अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू सर। Bid or ask is buying and selling rates। कोटेशन दो, बाइंग एंड सेलिंग रेट्स। स्पॉट का रेट क्या है, आज इतने में बाय करेंगे और आज इतने में सेल करेंगे, 1 महीने बाद इतने का बाय करेंगे 1 महीने बाद इतने का सेल करेंगे। सो इज फॉर 3 and 6 months। दीज आर फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस फॉर जीबीपी। सर एक अच्छा। सवाल है। जी जी। अभी हमने लिखा था, ऊपर देखा था, लिखा हुआ 1.452, राइट? हम्म। इसमें बेस करेंसी, ये कोड करेंसी थी ना ये वन जीबीपी की। पॉइंट जीबीपी की है, बट ये जीबीपी स्लैश यूएसडी होगा, है ना? क्योंकि जो जी। वैल्यू दिख रही है ना, तो यूएसडी होगा। तो यूएस इसमें बेस करेंसी कौन सी है? जीबीपी। ओके, 1 जीबीपी इज $1.454। ठीक है, थैंक यू सर।
सपोर्ट। अच्छा जी, फॉरवर्ड प्राइस क्या है? बेसिकली जो आप प्राइस आज डिसाइड कर रहे हैं किस चीज की, जो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है कि कितने में जानी है, किस प्राइस पे ये डिलीवर होना है, ये वो वाली प्राइस है जिस पे ये जो एप्लीकेबल होगी इस कॉन्ट्रैक्ट को सॉल्व करने में। और फॉरवर्ड प्राइस जो हो सकती है वो डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट मेच्योरिटी की। 10 साल बाद की फॉरवर्ड प्राइस डिफरेंट होगी, 6 महीने की फॉरवर्ड प्राइस डिफरेंट होगी। और जो आज आप प्राइस तय करेंगे उसकी वजह से आपके कॉन्ट्रैक्ट की आज वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। उसके बाद क्या होगा? कल परसों तरसों अगले मिनट अगले घंटे में जैसे जैसे अंडरलाइंग एसिड की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट की भी वैल्यू साथ साथ चेंज होती जाएगी। अच्छा, जो बंदा एग्री करता है टू बाय, he is known to have a long position. जो एग्री करता है टू सेल, he is known to have a short position in this contract. तो आगे जाके ना ये बाइंग और सेलिंग नहीं कर रहे होते, हम इसको किस तरह पहचानते हैं? लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन से। लॉन्ग मीन्स अ बायर, शॉर्ट मीन्स ही इज अ सेलर। अच्छा, उसने एग्जांपल दी है कि कहना ऑन 3 मई 2016 द ट्रेजरर ऑफ अ कॉर्पोरेशन एंटर्स इनटू अ लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट to buy 1 million pounds in 6 months at an exchange rate of 1.4561। इसका मतलब क्या? लॉन्ग का मतलब क्या हो गया? ही इज अ बायर। और क्या बाय करेगा? 1 मिलियन पाउंड्स बाय करेगा। और एक्सचेंज रेट क्या मिल रहा है उसको? 1.4561। प्रॉब्ली दिस रिलेट्स टू दिस वन, 1.4561। हियर इट इज। तो इस पॉइंट पे अगर वो हम कहें कि जी हुआ क्या है, तो ये एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो ये ऑब्लिगेशन है। और ऑब्लिगेशन में क्या है कि वो इतने डॉलर्स पे करेगा तो इसको 1 मिलियन पाउंड मिल जाएगा। ठीक हो गया? ऑन व्हाट डेट? नवंबर। अब हो क्या सकता है? नवंबर 3 को अगर मार्केट का रेट जो है 1.4561 नहीं 1.5 है पर पाउंड, इसको फायदा हो रहा है या नुकसान? हाँ जी भाई। सरकार देख रहे हैं, सोच रहे हैं। अगर मार्केट में आज जो जिस दिन 3 नवंबर को मार्केट का रेट था $1.5 पर पाउंड, तो आज उसको मार्केट से लेना पड़ता तो उसको $15 लाख देने पड़ते टू बाय 1 मिलियन पाउंड्स। क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको कितने देने पड़े? 1456। तो उसकी सेविंग कितनी हो रही है? 43,900। यस, उसकी सेविंग हो रही है 42,900, या बल्कि 43,900 ही है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? अगर फर्ज कर ले मार्केट में इसकी कीमत हो जाती 1.25 पाउंड्स पर डॉलर, और पाउंड्स डॉलर पर पाउंड, तब क्या हो रहा होता? जो चीज आज मार्केट में 1,12,50,000 में मिल जानी थी उसी के लिए इसको कितने पे करने पड़ रहे हैं? 1,456,100। कितने जी इसको फायदा नुकसान हो रहा है? 206,000। तो क्या हो सकता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो आपकी प्राइस फिक्स हो जाती है। अब आपका नफा और नुकसान किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कि मार्केट की प्राइस क्या हो रही है। ठीक है? अच्छा, अब अच्छा ये सर, एक उसने ना क्वेश्चन इसका। था कि इसके अंदर अगर ऐसी बैड सर्कमटेंसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से मार्केट एबनॉर्मल बिहेव कर रही होती है, और या बहुत अचानक से एक ऐसा शॉर्टेज आ गई, तो सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हेज कॉन्ट्रैक्ट्स और इस तरह के होते हैं डेरिवेटिव जिनके अंडरलाइंग एसेट पे, तो इसके ऊपर कुछ फर्क पड़ता है या नेगोशिएशन अगेन नहीं होती नहीं है? नहीं, वो मकसद ही रिस्क रिमूवल है। अगर रिस्क एंड में मेरे पास ही रहना तो फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट में आने की क्या जरूरत ओके सर, ओके सर। है? ठीक है। अच्छा, अब ये उन्होंने ग्राफ बना लिया। ग्राफ में एक साइड पे प्रॉफिट है और एक साइड पे प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट है। अब वो कह रहा है कि के जो है ना, के वो प्राइस थी जो हमने सेटल की थी कि भाई इस कीमत पे हम सेटल करेंगे।
अब इस कीमत पे बाय, ये अब क्या है, हम लोग लॉन्ग पोजीशन है, हम लोग इसमें क्या थे, बायर, हमने ये चीज खरीदनी थी। अब ठीक है। अगर ये हमने फर्ज कर ले प्राइस तय की भी $100 और मार्केट में कीमत इसकी बढ़ती जा रही है, तो साथ साथ क्या इंक्रीज होता जा रहा है, मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट। और अगर मार्केट में कीमत इससे कम आ गई है तो क्या कम होता जा रहा है मेरा, क्या इंक्रीज होता जा कैपिटल रहा है मेरा, बहुत लॉस। बड़ा है। लॉस कम होते 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 एक पॉइंट तक आके लॉस रुक जाएगा। और वो कौन सा पॉइंट होगा, जब मार्केट में उसकी कीमत क्या हो लिक्विडेशन, जाएगी, लिक्विडेट हो जीरो। जाएंगे मतलब, हम लिक्विडेट। जीरो, जीरो हो जाएगी ना, लॉस लिमिटेड है ना, नीचे से जीरो हो गया, कहानी खत्म हो गई। इससे ज्यादा क्या होगा, माइनस तो नहीं जाएगा ना। सर और एक सेम, जी, अगर हम शॉर्ट करते हैं फॉर एग्जांपल। आ रहा है, रुक जाओ, ये आ ओके रहा है ओके। आगे। ओके ओके सर, ओके बॉस। शॉर्ट ओ में क्या है कि डाउन से आपको फायदा तब होगा शॉर्ट में जब आपकी कीमत गिरना शुरू हो गया, क्योंकि आप सेलर हैं। और फायदा कैसे हो गया, आप सेलर हैं मतलब आपने तय कर लिया मैं 100 रुपए में बेचूंगा। अब हो गया मार्केट में कीमत जो हो गई है, 50 हो गई है, 40 हो गई है, 30 हो गई है, 20 हो गई है। तो जितनी कीमत मार्केट में कम होती जा रही है, आपका तो कॉन्ट्रैक्ट है, आपने 100 में बेचना है, तो अगर फर्ज कर ले मार्केट की कीमत 20 रुपए और आपने 100 में बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट 80 हो जाएगा। लेकिन आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मार्केट में कीमत जीरो हो गई, आप 100 का बेच सकते हैं। तो आपके प्रॉफिट की अप साइड जो है वो क्या है, लिमिटेड। लेकिन मतलब आपकी इसके कॉन्ट्रैक्ट की डाउन साइड जो है ना वो अनलिमिटेड है। मतलब ये है कि अगर हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं और अगर मार्केट में सारे के सारे बुल आ जाएं, तो मेरे लॉस की कोई लिमिट नहीं है, अनलेस अब कि मैं देखो अपनी तुमने एक पोजीशन वेरिएबल क्लोज ऐड कर कर दूं। लिया जो कि अभी इस डिस्कशन का पार्ट नहीं। बुल का क्या मतलब हुआ, बुल तो सेंटिमेंट है। नहीं, मैं आर एक यू बात मतलब बायर, आर मतलब यू ये कि मार्केट एक्सपेक्टेशन ऊपर क्या है। चढ़ती रहे। मार्केट अगर अगर चढ़ती चढ़ती रहे, रहेगी तो लॉस होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, क्योंकि आपने तो 100 का ही लॉस की बेचना है। कोई, ये 100 का मतलब लॉस रुकेगा नहीं, लेकिन लॉन्ग के अंदर ये है कि लॉस रुक सकता है। तो राइट। एक का लॉस दूसरे का गेन था ना। अगर इसका लॉस अनलिमिटेड है तो इसका गेन अनलिमिटेड है। ठीक है। हमने क्या कहा था, दोनों क्या होंगे, जीरो सम गेम होंगे ना, एक का फायदा दूसरे का क्या होगा, लॉस। तो अगर अगर इसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ऑब्वियसली जो दूसरी साइड पे बैठा होगा शॉर्ट, उसका लॉस अनलिमिटेड होगा। बेशक, बेशक। ठीक है। अगर इसका प्रॉफिट लिमिटेड है तो इसका यहाँ पे लॉस लिमिटेड है। ठीक है, दोनों ऑपोजिट ऑपोजिट साइड पे बैठे हुए ना। अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फ्यूचर्स में क्या होता है, दोनों जो होते हैं वो एक एक्सचेंज के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों बाकी सारी कंडीशन सेम है। पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या था, ए और बी आपस में कर रहे थे। अब क्या है, ए और बी के बीच में एक एक्सचेंज बैठी हुई है जिसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन हो रही है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है, देखो मैं कह रहा था ओवर द काउंटर है, ए और बी डायरेक्ट आपस में कर रहे हैं। जबकि इसके बीच में क्या है, स्टॉक एक्सचेंज, जैसे पाकिस्तान की एक्सचेंज है उसका नाम है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो ए और बी आपस में नहीं जाते, ए ने कॉन्ट्रैक्ट पेमेक्स के साथ किया हुआ है और बी ने भी कॉन्ट्रैक्ट पेमेक्स के साथ किया हुआ है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, मतलब आप इनकी प्राइस पता देख सकते हैं और लाइव के इस वक्त मार्केट में इनकी प्राइस क्या चल रही है। ये डिफरेंट एक्सचेंजेस जैसे सीएमई, डेफ और बहुत सारी बुक्स है इस तरह की। अच्छा, अब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, जैसे कि आप वकार जका वाला अगर आप देख लें, या गोल्ड के सिग्नल आ रहे हैं, तो बेसिकली वो किस पे ट्रेड कर रहे होते हैं, वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे होते हैं। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, 100 आउंस ऑफ गोल्ड एट दिस प्राइस। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, इनमें एक खास बात होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड। जो फ्यूचर्स फॉरवर्ड के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं कस्टमाइज। जैसे दो लोगों ने आपस में ट्रेडिंग करनी है तो कोई भी क्वांटिटी कोई भी प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स के अंदर बात कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। जैसे आपको कम से कम जो है 100 आउंस का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इससे कम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। ऑयल में क्या 100 बैरल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इससे कम में नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं स्टैंडर्डाइज होते हैं, इसमें जो होते हैं कस्टमाइज। जैसे आपको 83.5 बैरल का ऑयल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मिल जाएगा, क्योंकि दोनों ने आपस में करना है, कुछ भी बना सकते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं, इनमें कस्टमाइज होते हैं। इनमें पार्टीज डायरेक्टली आपस में इन्वॉल्व होती है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक्सचेंज इन्वॉल्व होती है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गोल्ड, जिससे कह रहे हैं आज फर्ज कर लें स्पॉट प्राइस गोल्ड की है $1200।
स्पॉट प्राइस का मतलब होता है प्राइस टुडे, आज की कीमत क्या है। वो कह रहे हैं एक साल बाद फॉरवर्ड प्राइस, मतलब जो एक साल बाद की कीमत है वो तय हुई हुई है $1300, और इंटरेस्ट रेट चल रहा है 5% का। कह रहे हैं बताएं इसमें कोई ऐसा तरीकेकार है कि मैं प्रॉफिट कमा सकूं बगैर कोई रिस्क लिए। आज 1200 का मिल रहा है, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 1300 में, मतलब एक साल बाद कोई भी बंदा आके बेच दे $1300 में, उसको $1300 में सेल कर सकता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट 5% चल रहा है तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी है इसमें पैसा कमाने की। तो बैठा हुआ है। मैं बैठा हूँ अगर। तो यस बाकी सर। कौन कौन, तो सर कुछ बैठे हुए बताओगे या सर बस आप लगा। खाली बैठे हुए, कि चाय शाय भी पी रहे हो साथ? नहीं सर बैठे हुए हैं फिलहाल। हाँ ना, मतलब बात नहीं कर रहे तो फिर यही समझा जाए ना कि कुछ खापा छापा कर रहे हो, तो इसलिए चुप करके खा रहे हो, सुन रहे हो। हाँ जी। लॉन्ग करेंगे। अच्छा, तय कर लेते हैं। फर्ज कर लें $1200 का अगर मैं ले लेता हूँ, 12, मैं बैंक जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी बैंक साहब गिव मी अ लोन। वो कहते हैं जी $1200 का लोन ले लें 5% पे। ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है कि आप की फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जब प्राइसेस फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं, जैसे आप अनलिमिटेड बोरोइंग कर सकते हैं और लैंडिंग कर सकते हैं, ये एक कंडीशन उन्होंने रखी है। और जितनी भी बोरोइंग और लैंडिंग कर रहे हैं वो सारी की सारी आप किस पे करेंगे, रिस्क फ्री रेट पे करेंगे। ये उनकी सेकंड कंडीशन है वैल्यूएशन के अंदर। इसमें वो कहते हैं फ्रिक्शनलेस मार्केट है, कोई ट्रांजैक्शनल कॉस्ट नहीं है, तब इसकी बेस पे वो कहते हैं प्राइस फाइंड आउट करें। बैंक गया, बैंक से कहा मुझे लोन दे दे $1200 का, बैंक ने कहा जी ठीक है जी 5% का रेट चल रहा है, ले जाए लोन एक साल के लिए। मैंने $1200 लिए, मैं मार्केट में गया, मार्केट में जाके मैंने गोल्ड खरीदा और एक साल बाद का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। बाय होने करने का या सेल करने का लिया होगा? सेल करने का। हम नाम लेंगे क्या, हम कौन सी पोजीशन ले ली हमने? शॉर्ट पोजीशन ले ली। शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या हो गया, मैं क्या हो गया वहां पे, सेलर। अच्छा जी, एक साल बाद गुजरा तो मैंने शॉर्ट पोजीशन ली हुई और उसमें प्राइस क्या तय हुई, बेचूंगा कितने का, $1300 का बेचूंगा। अब क्या हुआ, एक साल गुजर गया, टाइम आया, मैंने $1300 का गोल्ड जो है सेल कर दिया। जो $1300 मिले उसमें से लिए मैंने पैसे, लेके मैं गया बैंक वालों के पास, मैंने कहा जी अपने पैसे आपके वापस कर। बैंक ने कहा जी 1200 जमा, आपने 5% हमें देना, आपने पूरा साल लोन इस्तेमाल किया हमारा। तो बैंक वालों को मुझे क्या देना है, 1200 इंटू 1.05, 5% इंटरेस्ट के साथ 1260। $1260 मुझे बैंक को देने हैं। मुझे आगे से मिले कितने, $1300। मैंने प्रॉफिट इवेंचुअली कितने का कमाया हुआ है, $40 पर आउंस, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट था पर कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो प्रॉफिट है ये रिस्कलेस प्रॉफिट, क्योंकि जो मुझे पैसा मिल रहा है इतनी कम प्राइस पे मिल रहा है, और जो आगे प्राइस तय हो रही है इसमें कंफर्म मेरा प्रॉफिट है, कोई टेंशन वाली बात इसमें है ही नहीं। इसमें मुझे कितने के डॉलर का फायदा हो रहा है, $40 का फायदा हो रहा है पर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको कहते हैं कैश एंड कैरी, पैसे लेके आपने होल्ड कर लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कह रहा है मार्केट में एक साल बाद की कीमत जो है ना वो चल रही है $1200 ही चल रही है। अब बताएं आज आप इस पे से कुछ कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं? तो निष्ठा। मैं गया अपने एजेंट के पास, मैंने कहा यार एक काम करो, तुम इसको गोल्ड को करो शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल का मतलब है आज बेच के ये पैसे मुझे दे दो। उसने बेचा और बेच के मुझे कितने दे दिए, $1200 दे दिए। शॉर्ट सेलिंग होगी। मेरे पास है नहीं, लेकिन जिसके थ्रू मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसको मैंने कहा शॉर्ट सेल कर दे एक साल के। उसने शॉर्ट सेल कर दिया $1200 एक साल के लिए। ये $1200 लिए और मैं बैंक में चला गया। बैंक में जाके मैंने कहा जी ये पाँच $1200 मेरा डिपॉजिट ले लें एक साल बाद का। बैंक ने कहा जी 5% रेट पे आपका डिपॉजिट हमने कर लिया बुक।
अब क्योंकि इसने शॉर्ट सेल किया हुआ है, मेरे बिहाफ पे बेचा हुआ है, मुझे इसको खरीद के वापस देना है, तो मैंने क्या किया, ये मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया और मार्केट में जाके मैंने एक लॉन्ग पोजीशन ले ली, मतलब पोजीशन टू बाय कर लिया क्या, गोल्ड आफ्टर 1 ईयर। 1 साल खत्म हुआ, बैंक में गया, मैंने कहा जी मेरा डिपॉजिट दे दे, बैंक वाला ने कहा जी 1200 और प्लस 5%, ये ले $1260 आप हमसे ले लें। फॉरवर्ड लॉन्ग पोजीशन गया, मैंने कहा जी वो मेरा गोल्ड दे दें, पोजीशन क्या तय हुई भी है, $1200, 1260 मिले, $1200 में गोल्ड मिला, जो गोल्ड मिला जाके किसको दे दिया वापस, अपने एजेंट को, वो पोजीशन भी क्लोज, बैंक की पोजीशन भी क्लोज, और मुझे कितने का फायदा हो गया, $60 पर कॉन्ट्रैक्ट। इसको कहते हैं रिवर्स कॉस्ट एंड कैरी। ठीक है, तो इसमें भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी थी, जो कि मैंने इस तरीके से यूटिलाइज कर ली। इसको हेजिंग भी कहते हैं ना एक तरीके से। अरे लाला सारी रात कहानी सुनाई, सुबह उठ के पूछा ही लड़की थी या लड़का, ये सारा डेरिवेटिव हेजिंग के अंदर ही है। यस, से लड़की थी ना। डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव इज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे लड़की थी, मैं भी यही कह रहा हूँ, लड़की। चलो चलो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब फॉरवर्ड प्राइस निकलती कैसे है, फॉरवर्ड प्राइस का फॉर्मूला है, फॉरवर्ड प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस, मतलब आज की कीमत मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रिस्क फ्री रेट रेज टू पावर टाइम। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला भी है, वो भी हमें लिखते हैं, स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू पावर रिस्क फ्री रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। आई थिंक यही फॉर्मूला है, लेट मी कंफर्म। फॉरवर्ड प्राइस फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय टी तो है ही है, एग्जैक्ट यही था। हाँ, आर मल्टीप्लाइड बाय टी, बिल्कुल सही है। ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ये फॉरवर्ड प्राइस के हैं। जब हम ई यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, और इसमें हम लोग कर रहे होते हैं मंथली, ईयरली, एनुअल शैनुअल सारी चल रही होती है। तो फर्ज कर लें, अगर हमें कह रहे हैं कि भाई हमारी आज स्पॉट प्राइस चल रही है $1200, 1 साल बाद की फॉरवर्ड प्राइस क्या होगी निकाल के बता दें, तो स्पॉट प्राइस आ गई 1200, 1 प्लस 5% का इंटरेस्ट रेट आ गया, टाइम 1 साल बाद है, तो फॉरवर्ड प्राइस क्या बन गई आपकी, 1260। अच्छा, नहीं जी, दोबारा अपॉर्चुनिटी आई है, ऑयल एंड आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। सपोज दैट स्पॉट प्राइस ऑफ ऑयल इज $50 और 1 साल बाद का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है $60 पे, और 1 साल का इंटरेस्ट रेट 5% है, लेकिन इसमें एक चीज आ गई, 2% स्टोरेज कॉस्ट भी आ गई। अब वो कह रहा है बताएं इसमें आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है या नहीं। इसमें एक एडिशनल आइटम आ गया, वो क्या आ गया, $2 की स्टोरेज कॉस्ट भी आ गई है। टेंशन की करके बात नहीं है देखते हैं। तो हम कर अच्छा, लेंगे। फॉरवर्ड प्राइस ज्यादा है आज की प्राइस से, स्पॉट प्राइस आज 50 है, 1 साल बाद कितने का बिक रहा है, 60 का बिक रहा है, तो हम देखें यार लॉन्ग। हमें क्या क्या करते हैं। दोबारा जाते हैं बैंक के पास, एक प्ले करके देखते हैं होता है कि नहीं होता। बैंक गया, बैंक को जाके कहा मुझे $50 देते हैं, उसने कहा जी ले लीजिए, प्राइस तय हो गई हमारी 5% पे। $50 लेके मैं ऑयल मार्केट में गया, आज जाके मैंने ऑयल को परचेज कर लिया, 1 बैरल मेरे पास ऑयल आ गया, और साथ ही मैंने इसके ऊपर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया, लॉन्ग या शॉर्ट। लॉन्ग। लॉन्ग सर। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट लियूंगा तो गलती नहीं हो जाएगी, मुझे तो बेचना है आगे, कीमत आगे बढ़ रही है, ऑयल तो मैंने आज ले लिया है, $50 का क्या करूंगा जो बैंक से आज जाके बोरो किए हैं। ऑयल खरीदूंगा ना। तो ऑयल तो आज आ गया ना मेरे पास स्पॉट में, आज मेरे पास ऑयल है, 1 साल बाद मैं इसको क्या करूंगा, बेचूंगा। सेल करूंगा, शॉर्ट पोजीशन हुई ना। और ओके जो ओके, जब बाय जो करना है तो उस टाइम पे शॉर्ट पोजीशन होगी, क्योंकि आपने स्पॉट पे बाय करके और कमोडिटी को होल्ड कर फ्यूचर में देना है। सेंड करना है, हाँ होल्ड कर लेना, ठीक है, $60 का कॉन्ट्रैक्ट लिया, सेल कर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, 1 साल खत्म हुआ, 1 साल बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेच के मैंने उससे ले लिए $60। अच्छा, अब मुझे कितने का पड़ा, $50 मैंने $60 लिए, लेके मैं चला गया बैंक में, बैंक वालों को मैंने कहा जी हाँ जी आपके कितने बने, उन्होंने बोला जी 50 × 1.05, क्या बन गया, 50
.5 बना, कितना बना, 5, 52.5। 52.5 तो आपने हमारे पे करने, ठीक है। उसके अलावा मैंने स्टोरेज कॉस्ट भी दी हुई है $50 के ऊपर 2%। कितनी बन रही है वो? 0.10। जीरो पॉइंट नहीं, $50 पे 2% कितना बनता है? वन। वन डॉलर 52.5 प्लस $1, तो मुझे टोटल ये ऑयल पड़ा है कितने में, $53.5 में। मैंने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कितना कमाया, 60, 60 तो पे मुझे कितना बच गया, साढ़े सिक्स पॉइंट छः साढ़े फाइव छः सात। $5 पर कॉन्ट्रैक्ट बच गया। अच्छा, अगर हम इसको कंटिन्यूस कंपाउंडिंग से सॉल्व करें तो इसका फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड प्राइस बनेगी क्या, हम कहते हैं स्पॉट प्राइस क्या थी, 50 मल्टीप्लाइड बाय ई रेज्ड पावर, रिस्क फ्री रेट क्या था, 5% प्लस 2% स्टोरेज कॉस्ट थी, और टाइम हमारे पास क्या था, 1। आप जरा है। मल्टीप्लाई करते हैं, 50 इंटू ई का मतलब होता है 2.718 रेज टू पावर 0.07। पढ़ा तो सर किसी जमाने में पढ़ा था। सब पढ़ा है उस्ताद, सब पढ़ा हुआ है बस। रजनी ऐसी तो नहीं हिट हुई थी हमारे पास। सर ये क्या फॉर्मूला है? ई कहाँ से आ रहा है? क्या है ये? अभी तो बताया था मैंने, लिख के सर भी अगेन आए थे। रिपीट कीजिएगा। ये रहा, अभी तो लिख के आए थे, 10 सेकंड सर पहले ई ही तो लिख के। एक्सपोनेंशियल वाला है ना ये? हाँ, ई, ई मतलब ln वाला ई, रेज टू पावर। ओके, एक्सपोनेंशियल। बुरा लगता है भाई, बुरा लगता है। ई रेज टू पावर को, ई रेज टू पावर 0.07 ई रेज टू पावर मल्टीप्लाइड बाय 50, तो मेरा आंसर आ रहा है 53.625। और मार्केट में मुझे क्या मिला हुआ है, 60, तो मेरा आर्बिट्राज प्रॉफिट कितना आ रहा है इस पे, $6.375। हाँ जी, ऐसे ही है। यस सर, ऐसे ही। ये आपने खुद सॉल्व करना है अभी सेकंड हाफ में, लेकिन पहले सॉल्व इट योरसेल्फ। आप इसकी पिक्चर खींच लें, अगर आपको खींचनी है मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी या नहीं। अभी तक हमने फॉरवर्ड पढ़ ली है, फ्यूचर पढ़ ली है, और थर्ड चीज है हमारे पास ऑप्शन। ऑप्शन का ये मतलब है। ये है कि हमारे पास क्या है, चॉइस। चॉइस मींस अगर मेरे पास ऑप्शन है तो अगले के पास भी ऑप्शन होगा, तो एक्शन हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ, मेरी मर्जी करना होगा तो कर लूंगा, लेकिन अगर दोनों के पास मर्जी होगी तो, अगर मेरी मर्जी कर रही है तो अगला बंदा ना कर सकता है। तो ऑप्शन मार्केट में क्या होता है, एक आदमी के पास चॉइस होती है और दूसरे आदमी के पास ऑब्लिगेशन होती है। मैं कहूंगा तो उसको अब्लाइज करना पड़ेगा, और अगर मैंने नहीं किया तो उसको भी करने की जरूरत नहीं। ये कौन डिसाइड करता है कि उसके पास ऑब्लिगेशन होगी या उसके पास चॉइस सर होगी? ये रेसिप्रोकल टाइप का हो गया ना ये? जी जी, जिसने ऑप्शन बाय की होगी तो उसके पास चॉइस होगी ना। जिसने सही है। सो अ कॉल ऑप्शन क्या हो जाता है, इज एन ऑप्शन टू बाय, खरीदने का ऑप्शन। क्या खरीदने का ऑप्शन है, जो सा भी एसेट है, एक डेट डिसाइडेड है, एक प्राइस डिसाइडेड है। पुट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन टू सेल, बेचने का ऑप्शन है, डेट भी डिसाइडेड है और प्राइस भी डिसाइडेड है। पुट ऑप्शन मीन ऑप्शन टू सेल, कॉल ऑप्शन मीन ऑप्शन टू बाय। बाय। फिर है अमेरिकन वर्सेस यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शंस जो होती है ना, वो आप फर्ज कर ले 3 महीने तक, आपके 3 महीने की ऑप्शन आप कल कर लें, एक हफ्ते बाद कर लें, 3 महीने बाद कर लें, 2.5 महीने बाद कर लें, 2.25 महीने बाद कर लें, आप किसी भी टाइम पे अपनी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यूरोपियन में ये चॉइस नहीं, अगर 3 महीने की ऑप्शन है तो 3 महीने बाद ही वो यूटिलाइज हो सकती है, उसके बीच में नहीं हो सकती। विच मेक्स आर अमेरिकन ऑप्शंस फ्लेक्सिबल, और इनको हम कहते हैं, ये ऑप्शंस क्या होती है, स्ट्रिक्ट होती है। अच्छा, जैसे गूगल कॉल ऑप्शन है, मतलब गूगल का शेयर बाय करने की ऑप्शन है, ये उसकी प्राइसेस के बारे में, बाय सेल। अगर आप ऑप्शन बाय करना चाहते हैं इस प्राइस पे, 660 पे, तो आज आपको इतना प्रीमियम देना पड़ेगा।
मतलब ये ऑप्शन खरीदने के पैसे हैं, इसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। क्या चल रहा है, $43 दे दें, आज आपको मिल जाएगी ऑप्शन। क्या, जून 2016 में आप गूगल का स्टॉक बाय कर सकते हैं, कितने का, छह और सौ आज डेट क्या है, मतलब मई 3, 2016। हाँ, आज की जो डेट है। और इसी तरह आप आज क्या है? दिसंबर की ऑप्शन ले लें, दिसंबर और में आज देख लें, आपके पास 740 की ऑप्शन है। तो आप कितने में बाय कर सकते हैं, 3140। और सितंबर में देख लें, आपके पास डिफरेंट प्राइसेस आ रही हैं। तो ऑप्शन टू बाय और सेल, स्ट्राइक प्राइस भी गिवन है, और इस ऑप्शन को खरीदने के लिए आपको कितने पैसे देने वो भी गिवन है, बिड या ऑफर के थ्रू। सर समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया। नहीं आएगा, मुश्किल है। क्या समझ नहीं आया हाँ दोबारा बता। सर, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं उठता हूँ, सही है, आज की तारीख है मई 3, 2016, मैं देखता हूँ कि भाई इस वक्त मार्केट प्राइस जो चल रही है वो 659.886 चल रही है, राइट? 659.86 चल रही है, ठीक हो गया ये जी। ये लिख ली। प्राइस, ये क्या लिखा हुआ है? स्टॉक प्राइस इज पेड एंड ऑफर इज 696, ये क्या है? वो स्टॉक प्राइस इज बिड आज बाय करने की, और आज ऑफर है सेल करने की, थर्ड में। मतलब मतलब अभी इसका स्टॉक प्राइस क्या है, मतलब क्या है स्टॉक प्राइस सिक्स, आज अगर का? आज खरीदना है तो 695, आज बेचना है तो 696। 695, ठीक है। तो मेरी स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस जिस जब वो हिट हो जाएगी तो आप अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्राइक का मतलब ही क्या है, आप यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं हाँ जी लाएं जी, ये आपकी ऑप्शन की प्राइस है। अच्छा सही है, ये समझ आ गया सर। बेट का भी समझ आ रहा है कि हाँ यार, बेट पे हमें $43 का तो एक मतलब काम कर लो ना, आपने कहा जी कि 740 की स्ट्राइक प्राइस चाहिए मुझे दिसंबर में। मतलब वो कह रहा है जी कि दिसंबर 2016 में 740 रुपए पे मैं गूगल का स्टॉक बाय करना चाहता हूं, तो आप क्या ले रहे होंगे, कॉल ऑप्शन। और इस कॉल ऑप्शन को लेने के लिए आपको कितने रुपए भरने पड़ेंगे, $31.40 भरे। फिर जब दिसंबर 2016 आएगी, 740 पे कीमत होगी, तब आपके पास चॉइस है, मार्केट से ले लूं या ऑप्शन एक्सरसाइज करूं। और अगर उस ऑप्शन। दिन मार्केट की कीमत जो है, फर्ज कर लो 800 चल रही है, तो आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन। ऑप्शन से लूंगा। मैं कहूंगा जी मेरे पास ऑप्शन है, 740 में मुझे मिल रहा है, अब सर, तो मैं क्या अगर करूं, सर अगर मैं कॉल ऑप्शन से नहीं अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्राइस हो गई $700, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं? छोड़ने पड़ेगी, ऑप्शन जाया होगी। ऑप्शन ज़ाया हो गई तो मेरा टोटल ऑप्शन ज़ाया होने में मेरा टोटल लॉस हुआ $31.40 का, राइट? जो मैंने बिल्कुल प्रीमियम ऐसा, भरा, इससे ज़्यादा का बिल्कुल नहीं हुआ। वही प्रीमियम भरा हुआ ना, वही डूब जाएगा बस। बस सिर्फ प्रीमियम डूबेगा, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। नो वरीज। बहुत ये अच्छा एक आपने। दफा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप खुद देख लीजिए। अच्छा जी, ऑप्शन में हमने बता दिए, एक में ऑब्लिगेशन होती है, एक में आपके पास चॉइस है। टाइप्स ऑफ ट्रेडर, हेजर्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं, आर्बिट्राजर्स होते हैं। ओके, ये देखते हैं। US company will pay 10 million pounds for import from Britain in 3 months and decides to hedge using a long position in a forward contract. An investor owns 1,000 shares currently worth 28 per share. A 2 month put with a strike price of 27.50 cost $1. The investor decides to hedge by buying 10 contracts. ये आपको सारी क्या है, एक किस्म की एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू आप हेजिंग कर रहे होते हैं, मतलब आपकी हेज करने की एक एग्जांपल था। अच्छा, अब इसकी वाली एग्जांपल देख ले, कितने में मिल रहा था माइक्रोसॉफ्ट का शेयर। माइक्रोसॉफ्ट के शेयर की करंट प्राइस थी 28। तो हम देख लेते हैं जी 28 पे हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, ये 28 डॉलर्स। आपने क्या ले लिया, आपके पास बेचने की ऑप्शन है, टू पुट विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 27.50, और आपने $1 में इसको खरीदा हुआ। अगर आपने 28 at 30 हो गया, तो आपको तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा, 35 पे और नुकसान होता जाएगा, तो आपका अप साइड लॉस जो है वो अनलिमिटेड है।
लेकिन अगर मार्केट में आपका जो कीमत आपने तय की हुई 28 या 27 की हुई है, और आपकी प्राइस पीछे जाती जा रही है, तो क्या हो जाए शुरू हो जाएगा, आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। मार्केट की कीमत फर्ज कर लो अगर $20 चल रही है, आपके पास चॉइस है कितने की बेचने की, 27, आपका फायदा कितने का हो जाएगा, $7 का। तो अगर तो आप ऑप्शन होल्डर हैं तो ये है, और अगर आप ऑप्शन इश्यूअर हैं तो आपका ये वाला लॉस है। विदाउट होता तो आपका देखो, अप और डाउन जो है दोनों चीज आपकी साथ साथ फ्लक्चुएशन हो रही होती है। ठीक है। अम्म, अच्छा, आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए, ये आपके लिए छोड़ा। हम्म, हाँ जी, इसका बताओ। एक स्टॉक है वो 100 पाउंड का मिल रहा है लंदन में, न्यूयॉर्क में मिल रहा है $150 का। कोई चॉइस है इसमें पैसा कमाने की। सर लंदन मार्केट से लेकर न्यूयॉर्क मार्केट में। है कोई फायदा नजर आ रहा है। ये सर $50 का फायदा नजर आ रहा है ना। अरे $1 1 पाउंड है, करेंसी का भी तो डिफरेंस ले लो। ओहो सॉरी सॉरी। करेंसी का डिफरेंस भी तो ले लो। तो ऐसा करते हैं, लंदन मार्केट में करते हैं शॉर्ट, 76.5। या लंदन मार्केट में करते हैं शॉर्ट करके, तो हम क्या ले लेते हैं, 100 पाउंड। 100 पाउंड लेके मार्केट में जाते हैं, ऐसे कहते हैं डॉलर में बदल दो। डॉलर में बदला तो उसने कहा जी 1.53 का रेट है, तो उसने हमें कितने देती है, $153। जाके मैंने स्टॉक लिया, स्टॉक ले कितने का मिला मुझे, $150 का। नेट बचत कितनी आ गई, थ्री $3। थ्री और जो स्टॉक मुझे मिला है, जाके मैंने वापस अपनी एजेंट को दे के कहानी क्लोज कर। ठीक है। तो सर ये इसको सर ये रियल एग्जांपल में कैसे पॉसिबल है कि स्टॉक जो है हमने डॉलर की पहले तो कन्वर्ट करे डॉलर के अंदर एंड देन फिर उसके बाद जो है कमोडिटी पर खरीद देखो के ना अपने। कितनी सारी चीजें इग्नोर की हैं ना हमने, बोरिंग कॉस्ट ली है, ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट ली है, ना एजेंसी की कॉस्ट ली है। इसलिए तो कह रहे हैं कि प्राइसिंग में ये बड़ा मसला आता है। और जब आप इनको रिलैक्स करते हैं, रियल टाइम में देखते हैं, तो इनको देखने के लिए फिर अदर कॉस्ट को भी कंसिडर करना पड़ता है। एकेडमिकली ये है, प्रोफेशनली इट्स डिफरेंट। अच्छा, डेंजर्स क्या है जी, जिधर ये फायदा है उधर ये नुकसान भी है। हमने एग्जांपल ली थी, हमारी कंपनी है उसका नाम था TSML। ये थे आयरन प्रोड्यूसर्स थे। आयरन क्या कहते हैं, आ, चलो मैन्युफैक्चर करो, बिलेट बना, बिलेट नहीं बनाते थे हम लोग, प्योर फॉर्म में आयरन बनाते थे। तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था स्टील का परचेज करने का। और जो स्टील हमने परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था वो था आई थिंक $300 का। काफी टाइम हो गया, पता नहीं है। $300 का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, और हुआ ये कि मार्केट में कोई मार्केट फॉल होके कितने पे आ गई, 120 और $130 पे। अब क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट थे, फिक्स थे, हमने तकरीबन तकरीबन जिधर तक मुझे याद आ रहा है $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हुए थे। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में हमें कितने का नुकसान हो रहा था, $170 का नुकसान हो रहा था। और बिलियन की वजह से क्या हो गया कि हमारी कंपनी ओवरनाइट बैंकरप्ट हो गई। ओवरनाइट बैंकरप्ट हो गई।
तो जिधर इसका फायदा था कि अगर कीमत फर्ज कर लो $800 हो जाती, तो तब भी इनको 400-500 पर कॉन्ट्रैक्ट बच जाता। लेकिन डाउन साइड भी देखो अनलिमिटेड है। पूरी कंपनी 6 प्लांट ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक ही रात में सारे खत्म हो गए। वे देर इज एन अपसाइड देर इज ऑलवेज अ डाउन साइड टू इट। जी। मैंने खोला, एक काबा नजर आ गया मुझे। अब आपके पास एक ये वाला है। अच्छा, ग्रुप में भेज देते डायरेक्ट। हेलो। यस सर, कर रहे 3-4 क्वेश्चन है, मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ। 1